नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 नवंबर है और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण समसामयिक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन हैं SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या देना बैंक। तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का ज्ञान करवाना। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं सहकार विकास, सहकार प्रज्ञा, सहकार उन्नत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सहकार प्रज्ञा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहकार प्रज्ञा कार्यक्रम को शुरू किया और इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से 45 प्रशिक्षण इकाई और इसके साथ साथ 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सहकार प्रज्ञा के तहत शुरू किए गए। भारत में सहकारी समितियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तरों पर कृषि विपणन में सहायता करता है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही एक दृष्टि अगर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पर डालें तो इसकी स्थापना 1963 में एक वैधानिक निगम के रूप में की गई। ये जो कार्य करता है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना, स्टोरेज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए प्लान तैयार करना तथा एडवर्टाइजमेंट और वित्त पोषण जैसे कार्यक्रम करने का या उसको चलाने का, उसके शासित करने का कार्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। इसके साथ ही सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति पर एक नज़र डालें तो सहकारी समितियां 2011 में 97 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिनियमित की गई और संविधान में इसके लिए एक नया भाग 9B जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया और इस 9B के अंतर्गत अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक शामिल है। इसके साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि ग्रेग वार्केले हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ग्रेग वार्केले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ग्रेग वार्केले वर्ष 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर रहे हैं। 2012 से वो अब तक न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर रहे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर एक नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की एक वैश्विक शासी निकाय है और इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए T/2 यानी टाइगर्स x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ऑप्शन से पन्ना टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व या रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के जो लक्ष्य था 10 वर्षों का लक्ष्य दिया गया था जो कि मात्र 4 वर्षों में ही उन्होंने हासिल कर लिया है और इस पुरस्कार को इसके लिए उनको ये पहला पुरस्कार मिला है T/2 और ये पुरस्कार जीतने वाले ये 13 बाघ रेंज वाले देशों में पहले टाइगर रिजर्व हैं और इसके साथ ही भारत भी इस पुरस्कार को जीतने वाला पहला देश बन गया है। T/2 का जो लक्ष्य है वो टाइगर्स x2 है जिसका अर्थ होता है कि बाघों को दोगुना करना, जो कि जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखें तो 2014 तक इसमें केवल 25 बाघों की संख्या थी जो कि 2018 में बढ़कर 65
हो गई है। इसके बाद अगर एक दृष्टि इस पर डालें कि जो टाइगर रेंज देश हैं, जिसमें 13 देश आते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस, चीन, वियतनाम और लाओस, ये वो 13 देश हैं जहाँ पर एशियाई बाघ पाए जाते हैं। और एशिया में ये 13 रेंज हैं जहाँ पर जंगली बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व वो क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा शासित होता है, उसकी देखरेख में इसको चलाया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके किया गया था। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो की गई, T+2 पुरस्कार की जो शुरुआत है, वह पुरस्कार की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश में शाहतूत बांध के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत काबुल अफगानिस्तान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काबुल नदी बेसिन पर शाहतूत बांध का निर्माण करेगा। और अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन के दौरान भारत की इन पहलों की व्याख्या की है। इसके अलावा अगर देखें तो महामारी अवधि के दौरान यानी कोरोना वायरस महामारी अवधि के दौरान चाबहार के ईरानी बंदरगाह के माध्यम से 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान में ले जाया गया था। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है, जो कि अफगानिस्तान तक जाने का एक रास्ता बनाता है। इसके बाद भारत ने इससे पहले काबुल को बिजली प्रदान करने के लिए 2019 में, यहाँ 2019 होगा, 2019 में फूल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन भी विकसित की थी। फूल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन भी विकसित की थी। अफगानिस्तान की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अफगानिस्तान मध्य और दक्षिण एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है और राष्ट्रपति वर्तमान में अशरफ गनी है। तो इससे लगने वाली जो देशों की सीमाएं हैं, जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है और इधर चीन है। तो इसमें ये सभी देश जो आते हैं वो मध्य और दक्षिण एशिया में आते हैं। मध्य एशिया के देश ये हैं और दक्षिण एशिया के देश ये हैं। तो इसमें जो सीमा लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। वो किस किस की लगती है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इधर चीन और फिर भारत के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो चलते हैं आज के अपने अगले वीडियो पर। अगला वीडियो है हमारा कि चेहरे की पहचान के लिए भारत का पहला ट्रैकर प्रणाली को उपलब्ध करने के लिए 27 नवंबर को कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है प्रोजेक्ट पहचान, प्रोजेक्ट प्लेनोप्टिक और प्रोजेक्ट फ्रीडम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा प्रोजेक्ट पानोप्लिटिक। तो इसमें नेशनल जो ये पहचान के लिए किया जा रहा है, इसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की है और ये 27 नवंबर को प्रोजेक्ट पानोप्लिटिक लॉन्च किया जाएगा। और ये पूरे भारत में चेहरे की पहचान तकनीक परियोजना के विकास और तैनाती को दर्ज करता है। और हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने राष्ट्रीय स्वचालित चेहरे की पहचान प्रणाली के लिए प्रस्ताव जारी किया है। इसके साथ ही इंटरनेट फ्रीडम दिल्ली का एक गैर सरकारी संगठन है यानी एनजीओ है जो डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित कार्यों को करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंगापुर की डीबीएस बैंक में किस भारतीय बैंक के विलय होने की घोषणा की है? ऑप्शन है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, बैंक ऑफ बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर की डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा के साथ करने को मंजूरी दी है।
2014 में केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति देने के बाद डीबीएस बैंक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला विदेशी बैंक भी बना था। और इसके साथ ही डीबीएस बैंक का मुख्यालय मुंबई है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान जो भारत में अध्यक्ष हैं वो सुरजीत सोम हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण की वर्चुअली आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी एवं परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान प्रसार विभाग, खान एवं खनन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विज्ञान प्रसार। 4 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में के 10वें संस्करण की वर्चुअली शुरुआत 24 नवंबर को की गई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी जिसे विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न भाषाओं के कुल 115 फिल्मों को इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रो इरिगेशन फंड जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस संगठन के साथ बनाया गया है? ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की अनुदानित ऋणों को मंजूरी दी है और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के साथ बनाए गए माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत ऋण की पेशकश भी की जा रही है और इसमें तमिलनाडु राज्य को इस फंड से सबसे अधिक ऋण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही नाबार्ड पर एक दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास की पूंजी उपलब्ध कराता है। और इस बैंक के द्वारा यानी नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी, जो कि अब ये धनराशि 2000 तक हो गई, यानी कि इसकी जो कैपिटल है 2000 करोड़ तक इसकी कैपिटल पहुंच चुकी है। इसका मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके हर्ष कुमार भानवाला हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है जेसी पार्कर, ग्लेंडा जैक्सन, लिली मोजेफ या साइमन गिल्स। तो इसका आंसर होगा ग्लेंडा जैक्सन। 48वें एमी अवार्ड में ग्लेंडा जैक्सन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इसके साथ ही 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में नेटफ्लिक्स की भारतीय सीरीज जो है एक वेब सीरीज़ है भारतीय सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का भी अवार्ड दिया गया है। दिल्ली क्राइम ऐसी पहली भारतीय वेब सीरीज़ है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता? एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता। ऑप्शन है डोमिनिक थीम, डेनियल मेदवेदेव, एंडी मरे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। ये रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने एटीपी फाइनल्स में डोमिनिक थीम पर अपनी जीत हासिल की है, उन्हें हराया है। और डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। एटीपी फाइनल्स में ये लगातार 5वां साल है जिसमें हर साल नया चैम्पियन बनता रहा है। 2020 में इसके जो चैम्पियन थे वो स्टेफेनोक थे जिन्होंने ये खिताब जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति की हवाई यात्रा हेतु कमीशन एयर इंडिया के विमान का क्या नाम है? ऑप्शन है राजहंस, राजदूत, राजकमल, राजश्री। तो इसका आंसर होगा राजदूत। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति की हवाई यात्रा हेतु जो कमीशन किया गया वह एयर इंडिया में एयर इंडिया 1B777 विमान की सेवा उन्हें दी गई। भारत के राष्ट्रपति के लिए कमीशन इस विमान का जो नाम है वो राजदूत रखा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए जो हवाई सेवा के लिए उपलब्ध विमान है उसमें उपराष्ट्रपति के लिए राजहंस और प्रधानमंत्री के लिए राजकमल नाम के विमान को उपलब्ध कराया गया है।
तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जहां के ग्रामीण नागरिकों हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है बहराइच, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, सीतापुर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।